हेलो वेलकम एवरीवन, आप सभी का एक बार से फिर स्वागत है एसएससी वन पेज नोट सीरीज़ में। अगर आपको पता होगा कि यहाँ पे हम पॉलिटी को बहुत डीप में स्टडी कर रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो 28 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटी क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन आपको लिए एसएससी के जितने भी PYQs टेस्ट सीरीज़ और बहुत सारे इंपॉर्टेंट सोर्सेज से पिकअप किए गए हैं। ये वेल थॉट क्वेश्चन है, यानी कि ये क्वेश्चन उस तरह से डिजाइन किए गए हैं जो एग्जाम के पैटर्न्स को स्टडी करने के बाद कंपाइल किया गया है। इसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बस मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ सेशन को प्लीज़ अंत तक देखें और यहाँ से आप बहुत सी चीज़ें सीख के जाएंगे जो क्वेश्चन आपको रिपीटेबल नेचर में मिलेंगे, यानी कि क्वेश्चंस आपको एक एग्जाम से दूसरे एग्जाम में बहुत आसानी से मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा। हमारे जो संविधान में कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से कौन सा ऐसा फीचर लिया गया है। याद रखना कि जो फीचर्स होते हैं वो संविधान में बहुत सारे देशों से लिए गए हैं और एग्जाम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये आपको इसका उत्तर देना है, चाहे वो कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक का हो या फिर एडवाइजरी जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट या फिर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी या फिर कॉन्सेप्ट ऑफ कैनकरेंट लिस्ट। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी, वो है एडवाइजरी जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि भारत में राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। सलाह लेने का मतलब ये होता है कि उनसे चीज़ों को समझ सकते हैं, लीगल चीज़ों को। भारत में अगर कोई बिल पास हो रहा है या फिर कोई और कानूनी समझ की ज़रूरत है प्रेसिडेंट को, तो वो सुप्रीम कोर्ट से समझ ले सकते हैं। लेकिन ये नॉन बाइंडिंग होता है। जैसा कि पता है कि सलाह कोई ज़रूरी नहीं कि माना ही जाए, उसी प्रकार से नॉन बाइंडिंग होता है, यानी कि राष्ट्रपति उस सलाह को माने या ना माने उसके ऊपर निर्भर करता है। कनाडा की बात करें तो हमने इस चीज़ को फीचर को लिया है जो कि एडवाइजरी जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं या बन भी चुके हैं। CHSL टियर 1 में आ चुका है। इसके अलावा हमने कनाडा से एक चीज़ ली है, वो है स्ट्रॉन्ग सेंटर। आपको एक सिंपल कॉन्सेप्ट याद रखना है कि केंद्र सरकारें होती हैं और राज्य सरकारें होती हैं, जैसे अपने देश में है, लेकिन हमने हमेशा केंद्र को मजबूत रखने की कोशिश की है, हमेशा। यही हमारा कनाडा का फीचर है। तो पहले हम इसकी जो नाम किससे जानने की कोशिश करते हैं, यानी कि एग्जैक्टली कैसे इसकी वर्डिंग को यूज़ किया गया है। रेसिडुअल पावर्स वेस्टेड इन द सेंटर, यानी कि जितने भी पावर्स हैं वो सेंटर के पास वेस्टेड हैं, जो राज्यों के पास नहीं है वो केंद्र के पास रहेंगे। फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर का मतलब ये होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी शक्तियाँ हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी शक्तियाँ हैं। स्टेट के अपने एक उनका जो जुडिक्शन है उसमें कार्य करते हैं, केंद्र सरकार के अपने जुडिक्शन है, लेकिन केंद्र सरकार को शक्तियाँ ज़्यादा प्राप्त हैं। अगर गवर्नर को अपॉइंटमेंट किया जाएगा तो केंद्र सरकार को द्वारा किया जाएगा, यानी कि राज्य अपने गवर्नर खुद से नहीं चुन सकते हैं। उसका निर्णायक जो भूमिका अदा करेगा वो होगा सेंटर के द्वारा। तो आपको जो पूरा थीम निकल के यहाँ से आ रहा है कि वो निकल के आ रहा है कि सेंटर हमेशा मजबूत रहेगा। शक्तियों का बंटवारा होगा, राज्यों को अपनी शक्तियाँ मिलेंगी। जैसे कि कोई फीचर राज्यों के लिए अलग से हो, जैसे कि पुलिस हो गया या फिर हॉस्पिटल्स हो गए या फिर लैंड को लेके हो गया, एग्रीकल्चर को लेकर होगा, वो अपनी राज्य अपने कानून बना सकते हैं। केंद्र कुछ ऐसी शक्तियाँ होंगी जो केंद्र ही डिसाइड करेगी, ठीक है। और उसमें सबसे आउटक्लियर जो सबसे अलग कॉन्सेप्ट वो है एडवाइजरी जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को सलाह देने का अधिकार है प्रेसिडेंट को। Which article of the Indian Constitution mentions that it is duty of the Union government to protect states against external aggression and internal disturbances? ठीक है, इसमें यूनियन गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार राज्यों को सुरक्षा देगी कोई बाहरी आक्रमण से, बाहरी देशों के आक्रमण से। प्लस अगर राज्यों में इंटरनल डिस्टर्बेंस हो रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा मतलब अनावश्यक प्रदर्शन हो रहे हैं, तो उसको केंद्र सरकार सुरक्षा देगी। ये किस आर्टिकल में मेंशनड है? तो ये मेंशनड है हमारा आर्टिकल 355 में। याद रखिएगा कि स्टेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आ रहा है इस बार। 352, 56 और 360 ये लोग तीनों इमरजेंसी याद करके रखते हैं, लेकिन 355 इसने पूछा, जो कि एक अपने आप में एक टिपिकल अपने आप में एक टिपिकल क्वेश्चन नहीं बल्कि एक ट्रिकी क्वेश्चन माना जाएगा, जबकि CHSL का क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल 355 ये कहता है कि ये यूनियन की ड्यूटी है कि राज्य को एक्सटर्नल अग्रेशन यानी कि बाहरी आक्रमण, जैसे विदेशी आक्रमण हो गए या फिर इंटरनल डिस्टर्बेंस, अनावश्यक जो विरोध होते हैं जो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है, उनसे सुरक्षा प्रदान करेगा और हर एक राज्य को सुरक्षा प्रदान करेगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन है जो कि आर्टिकल 355 में मेंशन्ड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Which of the following articles of the Indian Constitution is related to the writ of the High Courts? हाई कोर्ट्स किस आर्टिकल के तहत रिट्स जारी करता है, ये आपको बताना है। सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, सबको पता होगा। वो है आर्टिकल 226, ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा है वो आर्टिकल 32 के तहत रिट्स जारी करता है, और जो हाई कोर्ट हमारा है वो आर्टिकल 226 के तहत रिट्स जारी करता है। रिट्स क्या होते हैं कि भारत में जो फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार हैं उनकी रक्षा करने के लिए हाई कोर्ट्स आदेश देता है कि मौलिक अधिकारों का हनन न हो। रिट्स हमारे 5 प्रकार से होते हैं: हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोविजन, क्यू वारंटो और सर्टियोरिटी। हैबियस कॉर्पस में होता है कि किसी व्यक्ति को अगर इलीगली डिटेन करके रखा गया है तो उसको कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाए और बताया जाए कि आपने क्यों गिरफ्तारी की है। मैंडामस मतलब होता है वी कमांड, मतलब जो
कोर्ट होते हैं वो अपना आदेश जारी करते हैं, उसको कहते हैं मंडामस। प्रोहिबिशन क्या होता है, कोई चीज़ को रोकने के लिए होता है। क्यू वारंटो क्या होता है कि अगर कोई सरकारी अधिकारी कोई अपना पोस्ट लेके बैठा है या फिर कोई भी किसी का भी अपॉइंटमेंट हो गया है और वो संविधान के तहत या फिर प्रक्रिया के तहत ना होके गलत तरीके से हुआ है, तो कोर्ट्स पूछ सकता है कि आप किसके अधिकार से पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर रहे हैं। सर्टियरो भी एक तरह से किसी भी चीज़ को प्रोहिबिटेड करने के लिए या फिर रोकने के लिए यूज़ किया जाता है। एक कॉमन डिफरेंस मैं आपको समझाना चाहूँगा, लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं कि प्रोहिबिशन में और सर्टियरो में डिफरेंस क्या है। प्रोहिबिशन का मतलब ये होता है कि जब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अपने निचली अदालतों यानी लोअर कोर्ट्स में कोई फैसला सुनाया जा रहा है तो उसको रोकने के लिए है, ठीक है। यानी कि अगर नीचे वाले कोर्ट्स कुछ ऐसा फैसले पे कार्य कर रहे हैं जो उनके कार्य क्षेत्र या फिर उनके न्याय क्षेत्र के बाहर के हैं, तो ऊपर वाले कोर्ट उनको मना कर देंगे कि आप यहाँ पे फैसला मत सुनाएं। सर्टियोरी का मतलब ये होता है कि जब लोअर कोर्ट्स ने फैसला ऑलरेडी सुना दिया है तो ऊपर वाले कोर्ट्स बाद में आके उसमें करेक्शन करते हैं, उसको हम करते हैं सर्टियोरी। यानी कि फैसला सुनाने के बाद को सर्टियोरी में डील किया जाएगा। प्रोहिबिशन क्या होगा कि पहले हम रोक दें, प्रिवेंटिव मेजर्स होता है, यानी पहले ही रोक दें कि आप इस न्याय क्षेत्र पे आप कार्य न करें क्योंकि ये आपके क्षेत्र से बाहर की चीज़ है। सर्टियोरी का मतलब क्या होता है, करेक्टिव मेजर्स होते हैं, यानी कि जब चीज़ें गलत हो गई हों या फिर फैसला उनके न्याय क्षेत्र से बाहर का दिया गया हो लोअर के कोर्ट के द्वारा, तो हायर कोर्ट उसको क्या करते हैं, करेक्ट कर देते हैं या फिर उसको सुधार कर देते हैं। Which of the following comes under यूनियन लिस्ट ऑफ 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत में 12 शेड्यूल हैं, 7वें शेड्यूल में 3 लिस्ट जारी की गई थी, वो थी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और एक थी कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। यूनियन लिस्ट में जो मैटर्स हमारे देश के इंपॉर्टेंस को लेके होते हैं उसमें यूनियन लॉ बना सकता है, उसको यूनियन हैंडल करेगा। स्टेट क्या होते हैं, रीजनल ऑटोनॉमी को प्रिजर्व करने के लिए, यानी कि स्थानीय लोगों की भावनाओं को देखते हुए, उनकी समस्याओं को देखते हुए राज्यों के पास एक स्पेशल अधिकार दिए गए हैं जो राज्य इस पर कार्य कर सकते हैं, उसको स्टेट कहते हैं। कंकरेंट लिस्ट होते हैं जो यूनियन और स्टेट दोनों मिलकर उस पर लॉ बना सकते हैं और दोनों के लिए मतलब वो कार्य क्षेत्र दिया गया है। तो इसमें आपको बताना है कि 7th शेड्यूल में सबसे पहले यूनियन लिस्ट में कौन सा ऐसा आइटम उसमें मेंशन किया गया है, चाहे पब्लिक ऑर्डर हो, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट्स एंड मेजर्स हो, हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज हो, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन हो। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है बी। मैं बताना चाहूँगा आपको कि डिफेंस यानी कि विदेश का जो मुद्दा होता है एक तरह से फॉरेन अफेयर्स होता है, बैंकिंग होती है, करेंसी और क्वाइनेज होती है, यूनियन टैक्स लाइक इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी हो गई, रेलवेज हो गई, पोस्ट एंड टेलीग्राफ हो गया, या फिर इंटर स्टेट ट्रेड कॉमर्स यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में व्यापार, ये सारे हमारे आते हैं यूनियन लिस्ट में। इसको केंद्र सरकार देखती है। स्टेट गवर्नमेंट क्या देखती है, अस्पताल को, ठीक है, डिस्पेंसरीज को देखती है, पब्लिक हेल्थ के बारे में जिम्मेदारी उठाती है, पब्लिक ऑर्डर को देखती है, पुलिस को देखती है, ठीक है। ये सब राज्य के अपने खुद के तरीके से कानून बनाए जाते हैं। और जो ये वेट्स एंड मेजर्स का मतलब ये होता है कि 1 किलो का जो वेट होगा वो किस मेजर किस मानक के आधार पे होगा। ये पूरा एक स्टैंडर्ड चीज़ें होती हैं जो पूरे देश में समान तरीके से लागू होती है, नहीं कि 1 किलो यूपी का अलग हो गया और एमपी का 1 किलो अलग हो गया, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट्स एंड मेजर हमारी यूनियन लिस्ट में आते हैं। इसके साथ साथ यूनियन लिस्ट में ये चीज़ें आती हैं। स्टेट लिस्ट में हमने जैसा बोला कि पब्लिक ऑर्डर यानी कि स्थानीय लोगों की समस्याओं से संबंधित होता है, पब्लिक ऑर्डर स्थानीय समस्या है, हॉस्पिटल तो स्थानीय समस्या है, पब्लिक हेल्थ स्थानीय समस्या है, पुलिस क्या होता है एक रीजनल जो समस्याएं होती हैं उसको डील करती है और स्थानीय लोगों के जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को डील करती है। तो ये सब चीज़ें हमारी स्टेट की लिस्ट हो गई। एग्रीकल्चर भी हमारी स्टेट में लिस्ट में आ गई। यूनियन लिस्ट में हमारी सब नेशनल इंपॉर्टेंस को चीज़ें लेके आती हैं। मुझे द फॉलोइंग ईयर्स हुआ था राज्यसभा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, राज्यसभा पहली बार कब बना था, तो ये बना था हमारा 1952 में। इसके डेट को चल के आगे हम देखेंगे कि इस डेट को बना था। प्रेसिडेंट कैन एडवांस मनी टू मीट अनफोर्सिन एक्सपेंसेस फ्रॉम द, कौन से फंड से प्रेसिडेंट पैसा निकाल करके कोई अगर जरूरत पड़ रही देश को तो वो पैसा उस देश को दे सकता है। आपको सारे फंड के नाम बताने हैं, तो उसका जो सही उत्तर है वो है कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कंटीजेंसी फंड क्या होता है कि इमरजेंसी फंड होता है भारत देश का। आप अपने घर का एग्जांपल ले लें, घर में 10 से 20 हज़ार रुपये हम लोग एक्स्ट्रा रखते हैं कि कहीं अनफोर्सिन इवेंट्स आ जाएं तो उसको हम यूज़ कर सकें। एक फंड होता है जो हमारा बैंक में जमा होता है, उसको हम सेफ रखते हैं। एक होता है इमरजेंसी फंड होते हैं। उसी प्रकार से देश का जो इमरजेंसी फंड होता है उसको कहते हैं कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, CFI कहते हैं। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कहते हैं, इसको भी आप शॉर्ट में मत कहें क्योंकि दोनों एक जैसे हो जाएंगे। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या होता है कि टिपिकल फंड होता है, मतलब मेन अकाउंट होता है भारत देश का, उसमें सारे टैक्सेस के पैसे जाते हैं, रेवेन्यू आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वो इकट्ठा होती रहती हैं। कंटीजेंसी में क्या होता है कि हमने करीब 500 करोड़ का एक फंड बना के रख दिया है कि कहीं अचानक से जरूरत पड़ेगी तुरंत यहाँ से पैसा निकाल लेंगे, क्योंकि कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकालने के लिए हमको पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा और उसमें तरह के बिल, जब बिल पास होंगे या फिर उसकी जब परमिशन होगी तब वहाँ से हम पैसा निकाल सकते हैं। जबकि कंटीजेंसी फंड में क्या होती है, तुरंत पैसे को निकाल करके देश सेवा में लगा सकते हैं। इतना समझ में हमको आना चाहिए, ठीक है।
तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया आपको क्लियर हो गया होगा। हाँ, एक बात याद रखेंगे कि कंटीजेंसी फंड से मैंने पैसा मान लो 500 करोड़ का उसमें बजट था, हमने 300 करोड़ निकाल लिए। बाद में हम इसको फिर जब पार्लियामेंट हमारी चलेगी तो हम कंसोलिडेटेड फंड से पैसा उठा के कंटीजेंसी फिर से डाल करके उसकी लिमिट को बरकरार रखेंगे 500 करोड़ रुपए, ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों फंड्स हमारे कार्य करते हैं। लक्षद्वीप का जुडिक्शन कौन से हाई कोर्ट में आता है ये आपको जानना पड़ेगा, बताना है आपको। तो इसका जो आता है वो आता है केरला हाई कोर्ट में। इसके साथ साथ कुछ और इंपॉर्टेंट है, लक्षद्वीप का केरला हाई कोर्ट से है, अंडमान एंड निकोबार का क्या है, कलकत्ता। याद रखो कि मैप में अगर देखोगे, इंडिया का एक रफ मैप बता रहा हूँ आपको, तो यहाँ पे अंडमान निकोबार है तो यह कलकत्ता जुडिक्शन होगा। लक्षद्वीप इधर पर कहीं पड़ता है तो उसका क्या होगा, केरला होगा। दादरा नगर हवेली क्या होता है, बॉम्बे का होता है क्योंकि उसके पास में है। और पुडुचेरी क्या होता है, मद्रास हाई कोर्ट होता है, ठीक है। इसको हम याद रखेंगे, सब इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। कौन से अमेंडमेंट में हमने सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रेटिव सब जोड़ा था, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है हर एक एग्जाम में, हर एक साल एक नए क्वेश्चन एक ही शिफ्ट में आ जाता है। तो ये हमारा है 42वां संविधान संशोधन। इसको हम क्या कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। 42वें अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में, 42वें अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 1970 में हमने उसको इनेक्ट किया था। और इमरजेंसी की पीरियड जब हमारा लगा था उसी के आसपास प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसको इनेक्ट किया था। इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, इसको याद रखेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए थे जो कि एक अपने आप में एक संविधान की तरह था। व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस द पंचायती राज एंड म्यूनसिपलिटीज़, तो इसको याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 11th शेड्यूल और 12th शेड्यूल में इसको जोड़ा गया था, तो वो थे पंचायती राज 73वें अमेंडमेंट में, और 74वें जो हमारा अमेंडमेंट होता है वो था अर्बन लोकल बॉडीज यानी कि म्यूनसिपलिटीज़ को जोड़ा गया था। व्हिच आर्टिकल डील्स विद द अमेंडमेंट प्रोसीजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे अमेंड करेंगे, कौन सा हमारा आर्टिकल डील करता है, तो आर्टिकल वो है 368, ठीक है। एक प्रपोजल होता है, ठीक है, कोई संविधान में कुछ परिवर्तन लाने होते हैं तो उसको अमेंडमेंट कहते हैं, चेंजेस कहते हैं, और उसको पार्लियामेंट की किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। फिर वहाँ पे वोटिंग होती है, अगर एक यस वोट दे जाएगा तो उस हाउस से वो पास हो जाएगा, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो, ठीक है। आधे से ज़्यादा मेंबर, टोटल मेंबर उस चीज़ को लिए एग्री करना चाहिए, और उसके साथ साथ जितने लोग प्रेजेंट हैं वोटिंग है उसमें कम से कम 2/3 लोग हाँ कहें। अगर ये चीज़ें ना पता हो, हम ना आप जानना चाह रहे हैं, यानी कि आप एक सिंपल शब्द याद रखें कि स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है दोनों हाउसेस में, लोकसभा में राज्यसभा में। अगर एक में पास नहीं हुआ तो ज्वाइंट सीटिंग बैठा के हम पास नहीं करा सकते हैं, वो पूरा अमेंडमेंट नहीं होगा। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था, जैसे कि अभी हमने देखा अभी कि 42वें संविधान संशोधन में हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा था। और इसमें बताना है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को किस पार्ट में ऐड किया गया है, तो वो थे पार्ट 4A में, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है कि 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ दे गए थे जो भारत के सिटीजन्स को एक तरह से करने हैं। जो सबसे अभी हाल ही में फंडामेंटल ड्यूटी जो हमारी ऐड की गई थी उसमें यह था कि किसी बच्चे को जिनकी उम्र 6 साल और 14 ईयर्स के बीच में है उनको हम जरूरी अनिवार्य शिक्षा प्रोवाइड करें। और ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 46वें के तहत 2002 में इसको जोड़ा गया था, सर्व शिक्षा के लिए, कि 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा मतलब देनी है, ठीक है। और वो 86वें अमेंडमेंट के तहत था 2002 में। इसको याद करने का तरीका ये भी है कि जब मनमोहन सिंह की सरकार उस समय थी, ठीक है। व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि आपको सिंपल पहले मेन आर्टिकल बताना है कि वाइस प्रेसिडेंट होगा भारत देश में, वो किस आर्टिकल बताया गया है, तो वो आर्टिकल बताया गया था आर्टिकल 63। इसके साथ साथ हम याद रखें कि एक ऑफिसर जो चेयरमैन होता है राज्यसभा का, वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, वीपी होता है। और वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की तरह कार्य करता है उस केस में जब प्रेसिडेंट ना हो, चाहे उसका कारण रिजिग्नेशन हो, चाहे प्रेसिडेंट रिजाइन दे दिया होगा या उसको रिमूव कर दिया गया हो, चाहे उनकी डेथ हो गई हो अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेस में, या फिर कोई अन्य कारण हो, तो उनकी जगह पे वाइस प्रेसिडेंट का रोल अदा करेंगे। तो ये हमारा आर्टिकल है 21A। 21 क्या करता है, राइट टू एजुकेशन एज फंडामेंटल राइट हमारा गारंटी करता है। ये आगे हम पढ़ेंगे इसको। व्हिच डीपीएसपी एडवोकेट्स यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो ये हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 44। यूसीसी क्या होता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है कि एक ऐसा प्रपोजल फॉर्मुलेट किया जाए जिसमें एक सिंगल सेट ऑफ पर्सनल लॉज हो सारे सिटीजन्स के लिए, यानी किसी धर्म को लेके एक खुद का अपना रूल कानून न हो, बल्कि भारत के देश में समान रूप से सभी धर्मों के लिए एक कानून लागू हो, चाहे वो मैरिज को लेके हो, चाहे डिवोर्स को लेके, चाहे इनहेरिटेंस को लेके, चाहे अडॉप्शन को लेके, या फिर मेंटेनेंस को लेके, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारा आर्टिकल 44 के तहत आता है। इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक है, इसको याद रखेंगे हम। व्हिच कमीशन रिकमेंड्स रिफॉर्म्स इन सेंट्रल स्टेट रिलेशन, यानी केंद्र और राज्य सरकार के रिश्तों में कैसे मतलब चीज़ों को हैंडल किया जाए, उसके रिफॉर्म के लिए कौन से कमीशन को रेकमेंड किया गया था, तो वो थे हमारे सरकरिया कमीशन। सरकरिया कमीशन 1983 से 87 के बीच में कार्य किया था, और इसने सेंट्रल स्टेट के रिलेशंस को एग्जामिन किया और बताया कि कैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के रिश्तों में सुधार लाया जा सके ताकि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बन सके।
कौन सा आर्टिकल इंपावर करता है प्रेसिडेंट को कि नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर करें? सिंपल है, मोस्ट आज टॉपिक है, तो हमारा आर्टिकल 352 है। ठीक है, 352 हमारा होती है नेशनल इमरजेंसी होती है, और 356 हमारी होती है स्टेट इमरजेंसी, जिसको हम कहते हैं प्रेसिडेंट रूल कहते हैं किसी राज्य में, और 360 क्या होती है हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर भारत में कौन सा होता है? तो वो होते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसको हम कहते हैं एजीआई। और एजीआई को जो असिस्ट करते हैं, उनको जो सहयोग करते हैं, उनके साथ जो रहते हैं, उनको कहते हैं सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एजीआई के साथ रहते हैं। ये देश के जो सरकार है उनको सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न तरह के लोअर कोर्ट में प्रस्तुत कर सकते हैं, यानी सरकार के पक्ष को रखते हैं विभिन्न अदालतों में। और जो हमारे एडवोकेट जनरल होते हैं वो होते हैं हमारे स्टेट यानी राज्यों के लिए। राज्य का अपना एक कानूनी तरह से वकील होता है, उसको कहते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ, इसको हम स्टेट कह सकते हैं, सॉरी इसमें आप इंडिया मत लिखें। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है। ये एक मिस्टेक है, आप इसको रेक्टिफाई कर लीजिएगा, ऑप्शन में गलत दिया गया है। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऑडिट करती है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को? तो हमारी है कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि कैग। इसको याद रखेंगे, कैग भारत की एक संवैधानिक संस्था है जो कि सरकारी दफ्तरों में, ठीक है, पूरे के पूरे जितने गवर्नमेंट बॉडीज़ है, स्टेट गवर्नमेंट बॉडीज़ है, पीएसयू कंपनियां हैं, उन सब में फाइनेंशियल ऑडिट करती है, ताकि पता लगाती है कि पैसे का खर्चा सही तरीके से किया गया है नहीं किया गया है, ओवर स्पेंडिंग नहीं की गई है, या फिर चीज़ों को महंगा तरीके से नहीं खरीद किया गया है जो स्टेट के हितों में ना हो। कुल मिला के पूरी ऑडिटिंग करती है। व्हिच अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस द एंटी डिफेक्शन लॉ? एंटी डिफेक्शन लॉ कौन सा हमारा अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस करता है? तो वो हमारा करता है 52वां संविधान संशोधन। ठीक है, 52वें संविधान संशोधन में क्या करता है कि एंटी डिफेक्शन लॉ इंट्रोड्यूस किया गया है। इसमें क्या होता है कि एमपी और एमएलए अगर जीत जाए किसी पार्टी से तो अपनी वो पार्टी नहीं बदल सकते हैं। ठीक है, ये सिंपल इसका पूरा सार है, समरी है। ठीक है, एमपी एमएलए को पार्टी स्विच करने से रोकने के लिए बनाया गया था, ताकि दल बदलू नेताओं को कंटेन किया जा सके। इससे क्या होगा कि प्रमोट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहेगी, और जो नेता एमपी अपने पार्टी से जीत के आए हैं वो उसी पार्टी में बने रह जाएंगे, पार्टी को डिफेक्ट नहीं करेंगे। इसी को हम कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। ये 52 संविधान संशोधन से किया गया था। कौन सा आर्टिकल में प्रेसिडेंट रूल को इंप्लीमेंट किया जाता है? तो हमारा आर्टिकल जैसे हमने देखा कि आर्टिकल 356 है, जिसमें स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं, यानी प्रेसिडेंट रूल कहते हैं। ये 356 कहता जाता है। 52 क्या है? नेशनल इमरजेंसी। 308 क्या है? फाइनेंशियल इमरजेंसी है हमारी। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट करता है? तो वो इलेक्ट करते हैं हमारे, बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताना पड़ेगा, तो वो हमारे हैं इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज के जो मेंबर होते हैं वो क्या करते हैं? प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। इनमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं करती। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बाकी चीज़ों में अपना रोल अदा करती है। याद रखें कि जो ग्राम पंचायत होते हैं, म्यूनसिपलिटीज होती है, उसमें क्या होती है? स्टेट इलेक्शन कमीशन चुनाव कराती है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं बल्कि स्टेट इलेक्शन कमीशन चुनाव कराती है। फंडामेंटल राइट्स कौन सा रिमूव किया गया था 44वें अमेंडमेंट के तहत? तो वो हमारी थी राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी इसलिए अमेंडमेंट को हटाया गया था क्योंकि सरकार को अगर भूमि अधिग्रहण करना है हाईवे बनाने के लिए, फ्लाईओवर बनाने के लिए, तो सरकार पहले उसको अधिग्रहण करने में बहुत सारी दिक्कतें आती थी, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट थी। अब क्या है कि वो फंडामेंटल राइट ना होकर एक लीगल राइट है। यहाँ पे सरकारें क्या करेंगी? आपको 2 से 3 गुना, 5 गुना, 6 गुना, जैसा भी होगा आपको कंपेंसेशन पैसे दे देंगी, और उस प्रॉपर्टी को अगर देश के हितों में कहीं ज़रूरत है सड़कें बनाने में, कोई और चीज़ें बनाने में, एयरपोर्ट बनाने में, तो उससे आपको एक्वायर किया जा सकता है, आपको एक अच्छा खासा एक मतलब अमाउंट देके। ठीक है, तो राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया था फंडामेंटल राइट से 44वें संविधान संशोधन के तहत। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे हम। जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया गया था? तो सिंपल है, किसी भी देश में अगर जुडिशियल को सेपरेट किया जाता है या फिर उसके रिव्यू को रखा जाता है तो वो देश कोई नहीं बल्कि अमेरिका है। यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स को भी हमने यहीं से लिया था, क्योंकि देशों में उनमें आज़ादी की भावना होती है, एक तरह से इंडिपेंडेंस की भावना होती है, तो जुडिशरी को भी अलग रखा, फंडामेंटल राइट्स को लिया गया। इस चीज़ों को हम याद रख कर सकते हैं इससे। कास्टिंग वोट क्या होता है लोकसभा में, और कौन ऐसा वोट कर सकता है? कास्टिंग वोट मैं बताना चाहूँगा कि आपको कोई अगर बिल पास हो रहा है तो अगर बराबरी का आ गया है, ठीक है, अपोजिशन भी देखो, रूलिंग पार्टी के जो एमपीज ने वोट किया है, अपोजिशन की पार्टी के एमपीज ने वोट किया है, और 50-50 वोट आ चुके हैं, तो वो बिल क्या होगा फिर उस लोकसभा में? कुछ होगा? नहीं होगा। तब उस केस में क्या होता है कि उसमें एक अधिकारी होता है या फिर कोई एक ऐसा आदमी होता है जो वोट करके उसके डेडलॉक को खत्म कर सकता है। तो वो कौन है? वो है हमारे स्पीकर ऑफ द लोकसभा। स्पीकर ऑफ लोकसभा के बाद क्या होता है? कास्टिंग वोट होती है। कास्टिंग वोट होती है एक निर्णायक वोट होती है जब डेडलॉक अराइज होता है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे लोकसभा स्पीकर के बारे में हम। जीएसटी कब इंट्रोड्यूस किया गया था? तो ये किया गया था हमारा 101 संविधान संशोधन में। बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि जीएसटी बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है। जीएसटी क्या होता है कि याद रखें कि जीएसटी जो हमारी लेवी की जाती है पॉइंट ऑफ कंजम्पशन में की जाती है। अगर आपसे एक कंपनी ने एक माचिस बनाई और आपने उसको खरीद ली बी पॉइंट पे, आप ही खरीदार हैं, बी हैं, तो आप जीएसटी पे करेंगे, ना कि कंपनी बनाने वाली पे करेगी। पॉइंट ऑफ कंजम्पशन में जीएसटी लगाया जाता है, इसको हम याद रखेंगे।
101वें संविधान संशोधन के तहत 2016 में हमने जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया था। जीएसटी ने क्या किया, पहले बहुत सारे वैट्स होते थे, स्टेट्स के अपने अलग अलग तरीके से टैक्सेस होते थे, जिसको बहुत ही कॉम्प्लेक्स था, ये व्यापार को प्रभावित करता था। तो जीएसटी ने क्या किया कि सारे जितने टैक्सेस थे जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स टैक्सेस थे, सारे राज्यों को मिला के एक यूनिफाइड टैक्स बना दिया, और उससे व्यापार आसान हो गया, टैक्स पेमेंट आसान हो गया, और इससे क्या होगा, व्यापार को स्मूथ फ्लो होने में बढ़ावा मिला। तो इसको याद रखेंगे, पॉइंट ऑफ कंजन में जीएसटी लगाई जाती है, 101वें संविधान संशोधन के तहत लगाई जाती है, और 2016 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में कब किसके रिकमेंडेशन में इंट्रोड्यूस किए गए थे, तो वो हमारे थे, तो ये थी स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी ने उस क्षेत्र में इसको रिकमेंडेशन दी थी, और उसके बाद 42वें अमेंडमेंट एक्ट के तहत 51A में जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी उसको लाया गया था। लोकसभा का पहला स्पीकर कौन था, तो वो थे हमारे जीवी मावलंकर जी थे। ठीक है, जीवी मावलंकर को याद रखिए, इनको दादा साहब के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट लीडर थे, और हमारी जो पहली लोकसभा स्टार्ट हुई थी वो थी 13 मई 1952 को। सिमिलरली हमारी राज्यसभा 13 मई 1952 को स्टार्ट हुई थी। ये पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन वहाँ शायद था कि किस डेट को हुई थी, तो आप यहाँ से हम सीख सकते हैं। 13 मई को ही दोनों लोकसभा और राज्यसभा हमारी 1952 में स्टार्ट हुई थी। तो ये रहे क्वेश्चन हमारे। कोई डाउट या फीडबैक हो तो प्लीज़ जरूर शेयर करें। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप किस तरह के क्वेश्चन चाहते हैं। ठीक है, आप एक बिल्कुल डिटेल में समझना चाहते हैं, या फिर फास्ट तरीके से PYQs को स्टडी करना चाहते हैं, जो भी हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। ओके।